I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, आज हम एरोमेटिसिटी अर्थात एरोमेटिकता के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिकता क्या चीज़ है बच्चों? जब हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो असंतृप्त और संतृप्त भी होते हैं, उनमें हम उनको एलिफेटिक और एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स अधिकतर बेंजीन अणु के संबंधित होते हैं। हम देखते हैं कि बेंजीन अणु में असंतृप्तता होते हुए भी वो असंतृप्तता का परीक्षण नहीं देते हैं, अर्थात वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही स्थायी अणु की भांति व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं और जो अणु होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। जबकि हमें पता है कि जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो अधिकतर एडिशन रिएक्शंस देते हैं, लेकिन बेंजीन और इनसे संबंधित अणु अधिकतर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। बेंजीन के इस गुण को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। कार्बनिक यौगिक जो कि बेंजीन के समान रासायनिक व्यवहार करते हैं वे भी एरोमेटिक लक्षण या एरोमेटिकता दर्शाते हैं। ऐसे यौगिकों के निम्नलिखित विशेष गुण होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन यौगिकों के अणु सूत्र के अनुसार उनमें हाई अनसैचुरेशन होता है। यदि हम उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, परंतु ये अनसैचुरेशन का टेस्ट अधिकतर नहीं देते हैं। ये यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं एडिशन रिएक्शंस की बजाय, जैसे नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आदि, ये सभी अभिक्रियाएं देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ के आधार पर इनकी जो ज्यामिति निकाली गई है वो समतलीय या लगभग समतलीय होती है, अर्थात ये प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। सबसे जो अहम बात है एरोमेटिक यौगिक में वो है कि एरोमेटिक यौगिक हमेशा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का या नियम का पालन करते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है बच्चों? ये है कि हम हक्कल्स रूल बोलते हैं इसे। 4n+2 पाई सिस्टम हक्कल्स रूल है। तो हक्कल रूल जो कि 1931 में ई हक्कल के द्वारा दिया गया था, अतः इसका नाम हक्कल रूल नाम आ गया। जब क्वांटम यांत्रिकी की गणनाओं के आधार पर एरोमेटिकता के संबंध में इस नियम का प्रतिपादन किया, इनके अनुसार कोई भी मोनोसाइक्लिक प्लेनर रिंग है उसमें यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उपस्थित होता है तो वो एरोमेटिक होता है और उनमें स्थायित्व आ जाता है। यहाँ पर n क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 कोई भी न्यूमरल हो सकता है, अर्थात वे एक कल चक्रीय समतलीय रिंग जिनमें कि अब यदि हम n=0 लिखते हैं तो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है, n=1 लिखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है। इसी तरीके से 10, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है और जो भी कंपाउंड इतने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बताता है तो वो एरोमेटिक होगा। अन्यथा यदि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो नहीं करता है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। बेंजीन रिंग का हम उदाहरण लें तो बच्चों देखें कि बेंजीन रिंग में हम n=1 लिखते हैं तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हम जानते हैं कि बेंजीन में 6 कार्बन उपस्थित होते हैं और उनके बीच में एकांतर द्विबंध उपस्थित होता है, अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें डीलोकेलाइज्ड अवस्था में रहते हैं और वो एक डीलोकेलाइज्ड
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं, जिसके कारण उनकी स्थायित्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और यही कारण है कि ये असंतृप्त होते हुए भी वो उच्च स्थायी होते हैं, और इसी के साथ में ये इनकी रेजोनेटिंग एनर्जी बहुत अधिक होती है, और ये उतने ही अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। अगला बंद हम देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ बने यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन के नाभिक से दूर और विद्युत ऋणी परमाणु के नाभिक के समीप आ जाते हैं, तो हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से क्या हो जाता है? धनावेश आ जाता है, और ऋण आवेशित एटम पर ऋण आवेश आ जाता है, और इस कारण उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। तो बच्चों इसको मैं एग्जाम्पल लेके देखें HF मॉलिक्यूल में, तो 2 HF मॉलिक्यूल में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसको कि बिंदु रेखा के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाइड्रोजन के विशेष गुण द्वारा उत्पन्न होता है, और हाइड्रोजन दोनों अणुओं के विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य सेतु का कार्य करता है। यदि हम जल का अणु लें तो जल में क्या होता है कि डायपोल मोमेंट उपस्थित होता है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी होने के कारण उस पर ऋणावेश आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश आ जाता है, और ऑक्सीजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध आ जाता है। इसी प्रकार एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्किलमीन, अमोनिया आदि के अणु भी हाइड्रोजन बंध के कारण एसोसिएट हो जाते हैं, और उनकी भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। बर्फ के प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। इसमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध से और 2 हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो ये संरचना टूट जाती है और जल के अणु पास आ जाते हैं। इसी कारण जब जल के अणु ठोस अवस्था में होते हैं, बर्फ की अवस्था में, तो वो अधिक आयतन घेरते हैं, और वो द्रव अवस्था अर्थात पानी की अवस्था में आते हैं तो उनका आयतन कम हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 अणुओं के भीतर एक के हाइड्रोजन और दूसरे के विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अर्थात एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन और विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जैसे कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और द सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, इन सभी में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पैराक्लोरोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, और इससे इफेक्ट क्या पड़ता है इनकी भौतिक गुणों पर? उनमें अणुभार या वाष्प घनत्व में परिवर्तन आ जाता है। जब हम देखते हैं कि 2 अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है तो एसिटिक एसिड वाष्प घनत्व की विधि से अणुभार ज्ञात करने पर 120 आता है, लेकिन इसका अणुभार 60 है, तो अर्थात ये 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए हैं। इसी प्रकार उच्च द्रवणांक व क्वथनांक के मान में परिवर्तन हो जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि पानी के अणु में हम देखते हैं H2S के, उसमें इनमें विद्युत ऋणताओं में अंतर 1.4 है, और ये बहुत अधिक होने के कारण इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है। इससे जल के बहुत से अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा
एसोसिएट होकर एक क्लस्टर बना लेते हैं, जबकि H2S में सल्फर की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन बंध के अभाव के कारण एक दूसरे से दूर रहती है, इसलिए H2O द्रव है और H2S गैस है। यदि हम विलेयता का देखें तो जो अणु जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं तो जल में आसानी से विलेय हो जाते हैं। इसी कारण अल्कोहल जल में विलेय है और दूसरे इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, शर्कराएं जिनमें एक से अधिक OH समूह होते हैं वो जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और जल में विलेयशील हो जाते हैं। डाइमेथिल ईथर और जल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित हो जाता है। पिरिडीन और जल में हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं हम तो हमें ज्ञात होता है कि पिरिडीन और जल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन लेगा, जबकि बेंजीन में इस प्रकार का कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। पिरिडीन का नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण पार्शियली नेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन जल के अणु का आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमें हाइड्रोजन बंध बनना ज्ञात होता है। डाइऑक्सीन भी जल में विलेय है क्योंकि यह जल के साथ में प्रबल हाइड्रोजन बंध बना लेता है। हम देखते हैं कि डाइऑक्सीन और जल के बीच में किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बन रहा है। बच्चों, एसीटिलीन का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो एसीटिलीन जल में अविलेय है और एसीटोन जल में विलेय है। क्यों? क्योंकि एसीटिलीन में क्या है, कार्बन त्रिबंध से जुड़ा हुआ है और जो आकर्षण ऑक्सीजन के प्रति, इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के प्रति जो आकर्षण है बहुत ही कम होगा, जबकि जल के अणुओं और एसीटिलीन के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं हो पाएगा और एसीटिलीन अणु और एसीटोन के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध हो जाता है। उनमें क्या होता है कि दोनों के बीच में एक आंशिक आवेश आने के कारण एसीटिलीन का हाइड्रोजन और एसीटोन का ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। अम्ल सामर्थ्य की बात करें, एसिड स्ट्रेंथ की, तो जल के अपघटन से प्राप्त ऋणायन का जब चिलेशन हो जाता है तो स्थायित्व बढ़ जाए तो अम्ल की स्ट्रेंथ, अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। जैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको कि हम कॉमन भाषा में सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, बेंजोइक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल अम्ल है क्योंकि सैलिसिलिक अम्ल से प्राप्त ऋणायन का चिलेशन के द्वारा स्थायित्व बढ़ जाता है और 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक अम्ल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल है क्योंकि इससे प्राप्त ऋणायन का स्थायित्व सैलिसिलेट ऋणायन की अपेक्षा चिलेशन के द्वारा अधिक बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हमें उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम ये कारण समझा सकते हैं। इसी प्रकार HF के अन्य HX अम्लों की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होने की समझाया जा सकता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बंध की प्रबलता अधिक होने के कारण इसका अपघटन मुश्किल हो जाता है और हाइड्रोजन कैटायन आयन सुगमता से प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन दूसरे जो हेलोजन्स हैं उनके साथ में हम देखें तो वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार बेस स्ट्रेंथ अर्थात क्षार की सामर्थ्य देखते हैं तो हम अमोनिया और अमोनिया के एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप के द्वारा, 2 हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप के द्वारा या 3 हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करें तो हमें एमीन्स प्राप्त होते हैं जो कि दुर्बल क्षार होते हैं, जबकि चतुष्क अमोनियम यौगिक जो हैं अधिक प्रबल क्षार होते हैं। क्योंकि
इसमें जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कौन पूरी कर देता है? वो हमेशा एल्काइल ग्रुप पूरी कर देगा, और इस कारण वो आसानी से हमें OH आयन उपलब्ध करा देंगे। ऐसा अमीन यौगिक जो कि अमोनिया से टर्शरी अमीन तक जाते हैं, तो जल के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जिससे उसका जल में अपघटन कम हो जाता है और ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। इसका क्या कारण है? इसको भी हम हाइड्रोजन बंध के द्वारा समझा सकते हैं। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो सिकुड़ता है, अर्थात उसका आयतन कम होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में क्या है, हाइड्रोजन बंध के कारण उसमें अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी कायम रहती है, और जब इसे गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और उसके कारण जल के अणु पास पास आ जाते हैं और जल के आयतन सिकुड़ जाता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और गर्म करेंगे तो जल के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, उसका आयतन प्रसार के कारण बढ़ने लगता है। अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जल हमें उसका घनत्व अधिकतम होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम बंध के द्वारा किसी भी कंपाउंड की भौतिक व रासायनिक गुणों की भी व्याख्या कर सकते हैं।